नमस्कार, न्यूज स्टेट पर आप सभी का बहुत स्वागत है। बात करने वाले हैं हम आपके बजट यानी कि साल 2024 के मध्य प्रदेश के मोहन सरकार के पहले पूर्ण बजट की, क्योंकि एमपी की मोहन सरकार ने अपना पहला पूर्ण बजट आज पेश कर दिया और वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने बजट पेश किया। सीएम मोहन यादव ने बजट में महिलाओं, किसानों समेत कई वर्गों के लिए खजाना खोल दिया है और सीएम मोहन यादव ने बजट पेश करने के बाद इस बजट की तारीफ भी की है। हालांकि विपक्ष इसको लेकर के कुछ सवाल भी खड़े कर रहा है, लेकिन आपका बजट 2024 कैसा रहा, कैसे युवाओं, किसानों और महिलाओं पर फोकस हुआ, धार्मिक पर्यटन पे कैसे फोकस रखा गया और क्या कुछ खास रहा, पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, उसके बाद इस बजट को और तफसील से समझने की कोशिश करेंगे और यह भी समझेंगे कि आखिर विपक्ष इस पर सवाल क्यों खड़े कर रहा है। इससे जुड़े हुए मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे और चर्चा में शामिल होंगे, लेकिन पहले आपको आज के बजट पर एक छोटी सी रिपोर्ट दिखाते हैं। मोहन सरकार ने अपना पहला पूर्ण बजट पेश कर दिया है। बजट में किसानों, महिलाओं और युवाओं के लिए सौगातों का पिटारा खोल दिया गया है। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने 3,65,067 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है, जो पिछले बजट से 16% अधिक है। खास बात ये है कि सरकार ने कोई नया टैक्स नहीं लगाया है और न ही पहले से चल रही कोई योजना पर ब्रेक लगाया है। इसके अलावा कुछ नई योजनाओं और विभागों में नई भर्तियों का वादा किया है। इस बजट कोई भी होता तो हमेशा वो कर लेकर के आता है, लेकिन इस बजट में कोई कर किसी प्रकार का नहीं बढ़ाया गया है। उपलब्ध संसाधनों के बलबूते पर हमारी आय और व्यय की सीमाओं को फैलाते हुए इसी के अंदर सबको समाविष्ट करने का प्रयास किया है। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि सभी विभाग और खास करके विभागों को दी जाने वाली धनराशि भी उनकी द्वारा की गई मांग से भी ज्यादा दिया गया है और खासकर पूंजीगत व्यय अर्थात हमारे अधोसंरचना के सभी काम, सड़क, पुल, पुलिया, बिल्डिंग, भवन, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, सभी क्षेत्रों में समान रूप से स्थायी प्रकृति के निर्माणों पर ही बजट का अधिकांश धन खर्च होने वाला है। सीएम मोहन यादव ने बजट के जरिए हर विभाग को साधने की कोशिश की है। किसानों, युवाओं और महिलाओं पर फोकस किया गया है, तो शिक्षा और रोजगार से जुड़ा ये बजट रहा है। पुलिस विभाग में 7500 भर्तियां निकाली जाएंगी। टीचर्स की 11,000 भर्तियां निकाली जाएंगी। स्वास्थ्य विभाग में 46,000 पद भरे जाएंगे। भर्ती परीक्षाओं की फीस कम होगी। 3 नए मेडिकल कॉलेज शुरू होंगे। 22 नए ITI खोले जाएंगे। किसानों के लिए उज्जैन में चना, ग्वालियर में सरसों अनुसंधान संस्थान बनेगा। पीएम फसल बीमा योजना के लिए 2,000 करोड़ रुपए का प्रावधान। पशुपालकों और गौशालाओं के लिए 590 करोड़ रुपए का प्रावधान। प्राकृतिक खेती के लिए 30 करोड़ का प्रावधान। अटल कृषि योजना से मिलेगी सब्सिडी। किसानों को 0% ब्याज पर लोन मिलेगा। पीएम आवास योजना के लिए 4,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। महिलाओं के लिए लाडली लक्ष्मी और लाडली बहना योजना के लिए 26,560 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। महिला बाल विकास के लिए 26,550 करोड़ रुपए। सीएम कन्या विभाग योजना के लिए 250 करोड़ रुपए का प्रावधान। उज्ज्वला योजना का लाभ महिलाओं को दिया जाएगा। इसके साथ मोहन सरकार ने बजट में वन और पर्यावरण के लिए भी 4,725 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। वित्त मंत्री के बजट पेश करने के दौरान विपक्षी विधायक लगातार शोर शराबा करते रहे। शोर शराबे के बाद जगदीश देवड़ा ने बजट पेश किया। विपक्ष की ओर से सरकार के बजट पर सवाल किए गए। विपक्ष का कहना है कि सरकार ने जो चुनाव में वादे किए थे वे वादे पूरे नहीं किए। मैंने जैसा कहा कि नया टैक्स नहीं लगाएंगे और पुरानी योजना चलती रहेगी, तो क्या कारण है कि बच्चों को लैपटॉप नहीं मिले? क्या कारण है कि छात्रवृत्ति के पैसे बच्चों के खाते में नहीं गए? क्या कारण है कि जो किसान परिवार के लोग हैं जिनको 3100 के धान के दाम मिलना था वो नहीं मिला? क्या कारण है कि 2700 के गेहूं के दाम नहीं मिले? 3,000 बहनों को कहा था 1,200 में क्यों टरकाया जा रहा है? वोट तो 3,000 के नाम पे लिए थे। 450 के गैस सिलेंडर का क्या हुआ? ये वित्त मंत्री जी इस तरह की बात करके ये कहते हैं कि अद्भुत, अकल्पनीय, आंखों में आंखें झूठ डाल के झूठ कैसे बोला जाता है वो बोला। हालांकि सरकार की ओर से बजट में सभी वर्गों का ध्यान रखने की बात कही गई है। बीजेपी की ओर से इसे ऐतिहासिक बजट बताया जा रहा है, तो विपक्ष के सवाल खत्म होते नजर नहीं आ रहे हैं।
टीम न्यूज स्टेट। तो सरकार ने बजट पेश कर दिया। सरकार इस बजट की तारीफ कर रही है, इसे जन हितैषी और कल्याणकारी बजट बता रही है। तो वहीं विपक्ष इसको लेकर के लगातार सवाल खड़े कर रहा है और सरकार को कहीं ना कहीं उसके बाद याद दिला रहा है। लेकिन इन सब के बीच आखिर बजट में आपके लिए क्या है, आम लोगों के लिए क्या है, कैसे मध्य प्रदेश के लोगों के लिए हितकारी होगा, कौन सी योजनाएं आपको प्रभावित करेंगी और उसका सीधा असर आप तक होगा, ये भी जरा हम समझने की कोशिश करेंगे और फिर उसके बाद राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप को भी समझेंगे। हमारे साथ इस बजट पर बातचीत करने के लिए चार खास मेहमान जुड़ रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त तीन मेहमान मौजूद हैं। वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप तिवारी जी मौजूद हैं। प्रदीप जी, आपका बहुत स्वागत है। इसके अलावा अर्थशास्त्री प्रोफेसर आर.के. आर्या मौजूद हैं। आर्या सर, आपका भी बहुत स्वागत है। इसके अलावा मेरे साथ कांग्रेस की तरफ से रविंद्र सिंह तोमर प्रवक्ता हैं, वो पक्ष रखने के लिए जुड़ चुके हैं। रविंद्र जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और बीजेपी से भी हमारे साथ प्रवक्ता जुड़ेंगे, उनको भी हम चर्चा में शामिल करेंगे। लेकिन प्रोफेसर आर्या, मैं आपके पास सबसे पहले आना चाह रहा हूं। सर, मध्य प्रदेश का बजट आपने देखा, पिछली बार से 16% ज्यादा बजट है और इतना बड़ा बजट पेश किया गया है और सरकार इसकी तारीफ कर रही है। मैं आपसे समझना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश के बजट को आप कैसे देख रहे हैं सर? कितना पॉजिटिव बजट देख रहे हैं और आम लोगों के लिए कितना हितकारी है? इससे अगर आम लोगों को आप समझा पाए तो और बेहतर। मध्य प्रदेश जो है ज्योग्राफिकली सबसे लार्जेस्ट स्टेट है और पॉपुलेशन वाइज सेकंड थर्ड लार्जेस्ट स्टेट है। इसके अंदर जो आय के साधन हैं वो डिपेंड करते हैं आपकी इन्वेस्टमेंट कितना है। इन्वेस्टमेंट आप किस एरिया में कर सकते हैं, उसके लिए स्किल डेवलपमेंट होना बहुत जरूरी है। तो स्किल डेवलपमेंट ना होने से पिछली बार भी टेक्सटाइल पार्क की बात की गई थी, परंतु शायद वो नहीं बन पाया। तो इन्वेस्टमेंट के लिए जो 4-5 बड़ी सिटीज है वहां पर ट्रेडिशनल फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज और इस तरह की छोटी मोटी इंडस्ट्रीज जो है वही है। धार है, उज्जैन है, ये आपका इंदौर है। तो कुल मिलाकर अगर आप आय को गति देना चाहते हैं तो आपके पास पहले इन्वेस्टमेंट के साधन होने चाहिए, प्राइवेट इन्वेस्टर तैयार होने चाहिए। अब इस बजट के अंदर उन्होंने डेफिनेटली क्या किया है कि कहीं ना कहीं फार्मर्स को 0% लोन दे देना, गौशालाओं को खोल देना और अभी ITIs की स्थापना कर देना, 3 मेडिकल कॉलेज को शुरू कर देना। वो पूरे कब होंगे वो नहीं कहा जाता है। तो इसके चलते अच्छा, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स विमेन हैं उनको कहीं बाजार से लिंक कर देना। तो ये सारी जो चीजें हैं ये सिर्फ छोटा मोटी आय को, ये समझ लीजिए कि जो बेनिफिशरीज होंगे उनकी 500 से 700 रुपए पर मंथ आय केवल बढ़ सकती है। अगर हम चाहें कि बड़ा कोई मिराकल हो जाएगा या इसके अंदर कोई रिवॉल्यूशन हो जाएगा, वो इतने साइज के बजट में नहीं हो सकता। बेसिकली मध्य प्रदेश बीमारू स्टेट्स में आती है पहले से और इसकी जो प्रोग्रेस है वो ज्यादातर कृषि के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक बात। तो जब तक आप कृषि से इंडस्ट्रीज की तरफ नहीं जाएंगे तो साधन भी वो रहेंगे। लास्ट टाइम आपने देखा होगा कि बड़ा प्रोटेस्ट चल रहा था यूथ का कि हम तो वोट नहीं देंगे इस तरह से करके। पर ले दे के क्या है कि जो तो स्थिति है, वस्तुतः स्थिति वो लोगों की वैसी ही है। तो इसीलिए उनकी एक्सपेक्टेशन उसके साथ अलाइन हो जाती है कि जो कुछ मिल रहा है हमें वही उसी को सब्र करना चाहिए। इसीलिए शोर शराबा या सरकार बदलने से भी कोई ज्यादा फायदा नहीं होता। ये बजट जो है सिर्फ जाके वो विभागों में जाके समा जाएगा, इससे कोई एडिशनल विकास या ग्रोथ नहीं होगी। तो ये बड़ी बात आपने कही, लेकिन सर कुछ बातें कही गई कि कुछ योजनाएं और कुछ भर्तियों का भी जिक्र किया गया है, कोई नया कर नहीं लगाया गया है, कुछ इसके अलावा कोई पहले से चल रही योजना जो है वो बंद नहीं की गई है। तो इसका आम लोगों पर डायरेक्ट क्या असर पड़ेगा? डायरेक्ट अगर हम असर की बात करें तो, और परोक्ष से भी अगर इनडायरेक्ट सीधा असर पड़ रहा हो तो वो भी बताएं। देखिए कि पेट्रोल और डीजल के हाईएस्ट प्राइसेस ऑलरेडी मध्य प्रदेश में हैं। ठीक बात। ठीक है, अगर उसको आप कम करते हैं तो सवाल ये होता है कि पहले ज्यादा क्यों रखे हुए हैं? ज्यादा इसलिए रखे हुए हैं कि वैट चाहिए सरकार को और इधर से जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको सेस बहुत चाहिए। तो वो कभी कम नहीं होगा क्योंकि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो ये चाहती है कि सेस के साथ जो 1.5-2 लाख करोड़ आता है सालाना,
अभी तो रशिया से तेल भी आ रहा है 60 रूबल पे, उसकी भी बचत करने के बाद इनको ये लगता है कि हमें इंफ्रास्ट्रक्चर से ही खुश कर सकते हैं, क्योंकि वो बीजेपी गवर्नमेंट का एक स्टाइल। नहीं सर, सरकार पर बोझ भी है क्या बहुत कुछ, क्योंकि बहुत सी योजनाएं हैं, गौशालाओं को देना है, धार्मिक पर्यटन को भी, तो आमदनी कम खर्चा रुपया हो रहा है क्या? ऐसा मामला भी है क्या? कुछ ऐसी भी स्थिति दिख रही है क्या आपको बजट में कि इसीलिए एक्सपैंड नहीं कर पा रहे बहुत चीजों को? नहीं, रिवेन्यू डेफिसिट दिखाया नहीं है। उन्होंने ये कहा है कि राजस्व को बढ़ाया जाएगा। इसका मतलब जरूरी बात है कि रिवेन्यू डेफिसिट है। तो रिवेन्यू डेफिसिट लगभग 5.66% के आसपास है। तो मेरे ख्याल से जो भर्तियां हैं वो उसको भी कर लेना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि वो भी राजस्व से दिया जाएगा। ठीक है, एक तो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, अगर उसको देने के बाद उसको तभी दिया जाता है अगर रिवेन्यू डेफिसिट कम हो, तो वो तो दिया ही नहीं है। वो तो 7-8 जो रोडवेज हैं, जो सड़कें हैं, पथ हैं, उनको ठीक कर लिया जाएगा, उसको बना लिया जाएगा। तो वो सारा पैसा तो ठीक है, उतने में समा जाएगा। परंतु ये जो भर्तियां हैं या छोटे मोटे गौशाला वगैरह के एक्सपेंडिचर वगैरह है, ये आपकी बात ठीक है कि मुश्किल पड़ेगा। जहां तक आवास योजना का है वो गवर्नमेंट को कमिट करना पड़ता है, क्योंकि गवर्नमेंट एड लेती है सेंट्रल गवर्नमेंट से। तो 40% जो है उसके अंदर आवास योजना में इनको मिलाना पड़ता है सेंट्रल गवर्नमेंट से जो आएगा आवास। तो आपने जो बड़ी बात कही कि ये जो सारा बजट है उसका जो प्रावधान है वो विभागों में जाकर के खप जाएगा, सीधे कोई बहुत इंपैक्ट आम जनता पर शायद नहीं पड़ेगा, और बहुत आमदनी बढ़ी भी तो 500-700 रुपए बढ़ जाएगी। तो आपने ये मोटे तौर पर बात कही। मैं आपके पास लौटता हूं सर, लेकिन इस बीच देखिए बीजेपी की तरफ से पक्ष रखने के लिए प्रवक्ता शिवम शुक्ला भी जुड़ चुके हैं। शिवम, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं आपके पास लौटूंगा, लेकिन पहले हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप तिवारी जी मौजूद हैं, उनके पास चलता हूं। प्रदीप जी, सरकार बजट की तारीफ करेगी, ये बिल्कुल व्यवहारिक बात है, अपने आप में ही है कि भाई वो तारीफ नहीं करेगी तो वो बजट क्यों लेकर आई, विपक्ष उसमें कमियां निकालेगा, वो हो रहा है। लेकिन एक वरिष्ठ पत्रकार के नाते, एक उसकी नजर से आप इस बजट को कैसा देख रहे हैं? कितना कल्याणकारी है, कितना हितकारी है, आप लोगों के लिए कितना बेनिफिशियली है? देखिए, इस बजट में लगभग सभी लोगों का समायोजन किया गया है, और उसमें ये भी रखा गया कि जो मध्यम वर्गीय है उसके ऊपर ज्यादा बोझ न पड़े, महंगाई पे नियंत्रण रहे, और उद्योग धंधे ज्यादा से ज्यादा लगे। बेनिफिशियल हम ज्यादा से ज्यादा ऐसी व्यवस्था करें कि जिससे आय हमारी हो सके, और आने वाले समय में हम बेहतर साबित कर सके सरकार के बेहतर उसको। तो अब सरकार को अभी करना क्या है, जैसे सरकार अभी देखिए इंदौर क्षेत्र को डेवलप करने में सरकार ने काफी वो किया, और वहां काफी उद्योग धंधे भी आए और आमदनी का एक जरिया भी बना। लेकिन कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जैसे जबलपुर हो गया, बिंद है, फिर आपको यहाँ उद्योग धंधे आने की जरूरत है जिससे आय सरकार के बढ़े। कुछ ऐसी उपाय सरकार को करनी पड़ेगी जिससे आने वाले समय में उद्योग धंधे लगे, बाहर की कंपनियां आए, लोग यहाँ इन्वेस्टमेंट करें, और उस इन्वेस्टमेंट से जो सरकार की आय होगी उससे ये सब चीजें बढ़ेंगी। अभी आप स्वास्थ्य में देखें, शिक्षा में देखें, तो पिछले की अपेक्षा काफी बेहतर करने का प्रयास किया गया है। मेडिकल कॉलेज हो, कई सारे आने वाले हैं, और कुछ अभी सरकार ने कहा भी है कि आने वाले समय में हम स्टार्ट भी कर देंगे। ITI खोलने का है, जो बेरोजगार हैं उनको नौकरियों देने की बात कही गई है। तो मुझे लगता है कि सरकार अपने बेहतर उपाय ला रही है। अब ये जरूर है कि कुछ समय सरकार को लगेगा इसको सब नियंत्रण करने में, क्योंकि पहले पिछले की अपेक्षा धीरे धीरे ग्रोथ सरकार करती आई है। महंगाई पे सरकार का भी धीरे कदम चल रहा है कि उस महंगाई नियंत्रित रहे, लोगों के ऊपर टैक्स का भार न पड़े, इसलिए टैक्स भी नहीं बढ़े हैं। तो कुछ ऐसी चीजें हैं कांग्रेस को या दूसरे नहीं, लेकिन तो देखिए प्रदीप जी, महिलाओं को, किसानों को और युवाओं को फोकस में रखा गया अगर, तो युवाओं को क्या मिला है? अभी हम देखें 3 नए मेडिकल कॉलेज शुरू किए जाएंगे, वो पूरे तो होंगे नहीं, उसको बनने में कितना समय लगेगा कोई तय सीमा तो नहीं की गई। 22 ITI खोले जाएंगे, तो वो भी क्या इसी वित्त वर्ष में आ जाएंगे, ये भी अभी इस पे साफ नहीं है। और कुछ नौकरियों का जिक्र जरूर किया गया। अगर मैं पुलिस विभाग और टीचर्स की भर्तियां देख लूं तो 18,500, और अगर बाकी स्वास्थ्य विभाग में 46,000 की बात हो जाए तो उसको भी 40,000 ऐड कर लीजिए क्या, लेकिन वो इसी वित्त वर्ष में होगा। तो क्या जो आम लोग सोच रहे थे, चाहे उनकी आमदनी बढ़े या फिर रोजगार मिले, या किसानों को, जैसे अभी सर ने कहा, आर्या सर ने, कि इंडस्ट्री से जोड़ने की जरूरत है क्योंकि कृषि प्रधान देश है, प्रदेश है हमारा, तो किसानों को क्या वो बैकअप मिला? थोड़ा सपोर्ट तो मिल रहा है, लेकिन इंडस्ट्रीज की तरफ जोड़ने को लेकर के कोई बड़ा ढांचागत बदलाव दिख रहा है क्या, जिसमें किसानों को एक बल मिल रहा हो, किसानों को एक सपोर्ट मिल रहा हो?
मुझे लगता है कि इस बार सरकार इन सब चीजों को देख करके, आप देखें तो टूरिज्म को भी डेवलप करने में सरकार लगी हुई है, जिससे बहुत सारे रोजगार डेवलप होंगे टूरिज्म से भी। एग्रीकल्चर को लेकर भी सरकार ये प्रयास कर रही है कि हम उसको उद्योग धंधों से जोड़े, और जहां ज्यादा से ज्यादा नहीं, लेकिन वो प्रयास की बात तो है, लेकिन क्या बजट में उसकी झलक है? बिल्कुल, आप देखें तो पिछले जो बजट था उसकी अपेक्षा इस बार थोड़ा सा ऐसी झलक दिखाई पड़ रही है। आप देखें तो अभी इन्वेस्टमेंट के बारे में सरकार ने खुला कहा है कि नहीं, लेकिन प्रदीप सर, मैं थोड़ा सपोर्ट देख रहा हूं। मैं ये देख रहा हूं कि किसानों को सपोर्ट तो किए जा रहे हैं, कुछ पैसे दिए जा रहे हैं, फसल बीमा योजना के लिए प्रावधान कर दिया गया, पीएम आवास योजना के लिए कर दिया गया, अटल कृषि योजना की सब्सिडी की बात की दी गई, तो किसानों को थोड़ा सपोर्ट मिल रहा है। लेकिन इंडस्ट्रीज की तरफ जोड़ने का प्रयास क्या आ रहा है सर? मैं यही सवाल आपके पास लेकर के आऊं, जल्दी से अगर आप समझा पाए, क्या वो चीज आपको दिख रही है सर? बजट में भी उसका इशारा दिख रहा है? बजट में तो मैंने आपको बताया है कि अगर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट होनी होती तो जैसे गुजरात और अभी उत्तराखंड में मेला वगैरह लगाए जाते हैं तो वो इन्वेस्टर समिट किया जाता, तो इन्वेस्टर समिट नहीं होता, तो इसका मतलब इन्वेस्टमेंट किसने करना है? प्राइवेट इन्वेस्टमेंट होनी है। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के लिए इन्वेस्टर समिट होने चाहिए। मध्य प्रदेश में कभी समिट होता नहीं है। तो कुल मिला के जो इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स है वो अगर नहीं आते हैं इसलिए कि क्योंकि स्किल डेवलपमेंट पुअर है। मध्य प्रदेश अभी भी 90% जो है इधर तो एमबीबीएस भी हिंदी मीडियम में है। तो आप मध्य प्रदेश का जो विकास तो सर, है, मोटे तौर पर मैं ये कह रहा हूं कि अगर ये बात है कि किसानों को कुछ सपोर्ट किया जा रहा है, कुछ बैकअप दिया जा रहा है, लेकिन उनकी ग्रोथ के लिए जो इंडस्ट्रीज से उनको अटैच करना हो, या फिर वो आप जैसे इन्वेस्टर समिट्स वगैरह की बात कर रहे हैं, उस पर अभी वो झलक नहीं दिख रही। यानी वो तो एग्रो इंडस्ट्रीज तो फिर गवर्नमेंट की बात है। एग्रो इंडस्ट्रीज अगर लगाएगी तो तब भी गवर्नमेंट करेगी, प्रोक्योरमेंट गवर्नमेंट को करना पड़ेगा, और तब भी सारी प्रोसेसिंग है। अगर सप्लाई चेन को इंप्रूव करना है तब भी सरकार की जिम्मेवारी है। वो तो कहीं पे इस पे नहीं नजर आ रहा आपको। चलिए ठीक है, आप अर्थशास्त्री हैं और आपकी निगाह बिल्कुल अलग होती है चीजों को समझने की, आम लोग शायद उसको बहुत ज्यादा देख नहीं पाते। लेकिन जरा हम इस पूरे चर्चा में शिवम और रविंद्र, आप दोनों को भी लाते हैं। रविंद्र सिंह जी, कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया, किसी भी मध्य प्रदेश के सिटीजन पर कोई नया बोझ नहीं डाला गया। कुछ योजनाएं जो चल रही थी, किसी भी योजना पर ब्रेक नहीं लगाया गया। भर्तियों की बात कही गई है कि भाई 7,500 भर्तियां की जाएंगी, 11,000 अलग विभाग में की, पुलिस विभाग में 7,500 और टीचर्स 11,000। उसके अलावा कुछ और बातें कही गई, कुछ नई योजनाओं का। इन सब के बावजूद आपको क्यों लग रहा है कि यह बजट अच्छा नहीं है? आपके सवाल खत्म ही नहीं हो रहे कि बजट लोक लुभावन बजट बना दिया, ये कोई टीआरपी लेने का काम है। भारतीय जनता पार्टी, अरे कुछ अच्छा होगा तभी तो टीआरपी आएगी। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, माननीय वित्त मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी से ये पूछ लो कि 3,65,067 करोड़ का जो बजट बनाया है, इस बजट के लिए मध्य प्रदेश की वित्तीय हालत इतनी खराब है कि आज 51,000 रुपया प्रति व्यक्ति कर्जा है। तो ये पैसा कहाँ से लाएंगे? अभी कर्मचारियों की तनख्वाह का पैसा दूसरे मदों से ट्रांसफर किया जा रहा है और संपत्तियां बेची जा रही हैं, उससे व्यवस्था की जा रही है। तो ये बात का जवाब देना जनता को, ये कहाँ से लाएंगे? ये लोक लुभावन बजट बनाने से काम नहीं होता। अभी हमारे आर्या साहब ने बहुत अच्छी, क्योंकि वो विद्वान है और उन्होंने अर्थशास्त्र की पूरी खाका है। ये बजट विभागों में जाकर के खप जाएगा और भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ेगा। मैं आपको ये बता रहा हूँ इसलिए कि मैं सदन का सदस्य रहा हूँ और अभी 6 महीने पहले तक रहा हूँ, तो मुझे पता है कि हमारे कार्यकाल में जितना बजट पेश किए गए वो एक पर भी सही तरीके से मैं कह सकता हूँ कि मध्य प्रदेश में किसानों की हालत भी खराब है, नौजवान बेरोजगारी के दंश से जूझ रहा है, महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, इससे कमर टूटी है लोगों की। और उसके अलावा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का मामला मैंने विधानसभा में स्वयं भी उठाया था। चंबल ग्वालियर के अंदर उद्योग क्रांति का बहुत बड़ा हब बन सकता है, लेकिन सरकार ने कभी इन्वेस्टर समिति तो ग्वालियर चंबल में की ही नहीं। 21 साल हो गए भारतीय जनता पार्टी को। यहाँ चंबल, आसन, क्वारी, सिंध नदियों के 1000 भूमि, लाखों एकड़ जो कार पड़ी हुई बिहड़ी भूमि, वहां संतुलीकरण करके यहाँ उद्योग धंधों पे फोकस करे सरकार, तो मैं समझता हूँ कि यहाँ के नौजवान जो बेरोजगार हैं
जिनको सरकारी नौकरी नहीं मिलती है, वो दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, पूना, हैदराबाद, सूरत, बड़ौदा, अंकलेश्वर, अहमदाबाद जाकर के छोटी छोटी नौकरियां करते हैं। तो उनका जो सदुपयोग है, उनकी शक्ति है, वो मध्य प्रदेश में लगे और मध्य प्रदेश की वित्तीय हालत को सुधार हो, और वो इन्वेस्टर समिति के माध्यम से हो सकता है। ग्वालियर में एक बार की आदरणीय शिवराज सिंह जी ने, उसका कोई रिजल्ट नहीं। इंदौर साइड में की, रिजल्ट नहीं। जबलपुर और सागर साइड में तो कुछ है ही नहीं। ग्वालियर चंबल की भी हालत खराब है। तो वास्तविक चीजों पे ध्यान देना है सरकार। नहीं तो आप जरा सजेशन दे दीजिए। लोक आपने अगर ये बातें मैं कही दे रहा हूं ना, तो आपने कहा लोक लुभावन है। अगर वास्तविक चीजों की बात कर रहे हैं तो मैं ये चाहूंगा कि आप जल्दी से, शिवम बैठे हुए हैं, आप उनको कुछ सलाह दे दीजिए, उस मशवरा दे दीजिए कि वास्तविक चीजें क्या है, किधर ध्यान देने की जरूरत है। मेरा भी फोकस इसी चीज पे है। मैं लगातार विधानसभा में इस क्वेश्चन को भी उठाता रहा, कई बार मैंने प्रश्न उठाए इस बात के मध्य प्रदेश को उद्योग नीति से मजबूती से जोड़ने की आवश्यकता। ग्वालियर चंबल जैसा क्षेत्र, जहां मुख्यमंत्री जी के मुखारबिंदु से मैं सुनता था कि वहां तो डाकू और बदमाश है, मैं समझता हूं कि चंबल क्षेत्र में इतने आयाम है, यहाँ इतना भूमि बेकार। रविंद्र, अपनी बात जल्दी से कंक्लूड कीजिए, क्योंकि मैं शिवम को भी चर्चा में जोड़ना है। मुझे जल्दी से बताइए, क्या आप क्या व्यवहारिक चीजें कौन सी हैं? के खिलाफ बगावत करने वाले बागी हुए हैं, लेकिन को बदनाम करने के बजाय सरकार ने जब सारी वो भी समस्या समाप्त हो गई। क्या उद्योग नीति का कोई प्रयास आज तक सरकार ने नहीं किया? और अलग अलग क्षेत्रों में, चाहे जबलपुर हो, सागर संभाग हो, ऐसे क्षेत्र हैं जहां बहुत कुछ है, क्योंकि भूभाग हमारे पास बहुत है, लेकिन हम सही प्रयास सरकार नहीं कर रही उसके लिए। और बजट बढ़कर के वो केवल टीआरपी लेने का काम करते हैं। सच्चाई है कि यहाँ का नौजवान भटक गया, परेशान हो रहा है। ठीक है, मैं आता हूं आपके पास। शिवम, आपने सबकी बात सुनी, आपने रविंद्र की भी बात सुनी, आर्या सर की भी बात सुनी। उन्होंने भी अपनी तरह से, वो अर्थशास्त्री हैं अपना, उन्होंने भी विश्लेषण दिया, और प्रदीप पिशा जी की बात सुनी आपने। लेकिन आप तो इस बजट को बहुत बेहतर बजट बता रहे हैं, सीएम भी इसकी तारीफ कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हर तरफ से बड़े पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ रहे हैं। कैसे समझाएंगे जनता को कि ये बहुत अच्छा बजट है, हितकारी बजट है, सबके लिए कल्याणकारी है? क्योंकि अभी बहुत कमियां आ गई इसमें। देखिए, सबसे प्राथमिक चीज यह है कि इस पूरे बजट में प्रत्येक सामाजिक वर्ग की बात हो, जितने भी क्षेत्रों की अस्मिता है उनको प्रतिबिंबित करने का प्रयास हो, अथवा इस प्रकार से मध्य प्रदेश का जो एक सर्वहारा वर्ग है उसकी आकांक्षाओं को हमने इस बजट के माध्यम से इसमें प्रतिबिंबित करने का प्रयास किया है। पूरी तरीके से सरकार ने जन आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए हर संभव वह स्टेप उठाए हैं जो आने वाले वक्त में मध्य प्रदेश की दशा और दिशा को निर्धारित करने जा रहे हैं। अभी इन्वेस्टमेंट पर बार बार बात रेखांकित करके हुई, तो अगले बार भोपाल में अगले वर्ष फरवरी के महीने में इन्वेस्टर समिट होने जा रही है, जिसके माध्यम से हम पूरी तरीके से सुनिश्चित करेंगे कि मध्य प्रदेश में उद्योग व्यवसाय की एक नई पूरी जो हम पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर लेकर के आना चाहते हैं उस दिशा में आगे। इस बात का जिक्र बजट में खास तौर पर नहीं चिन्हित किया गया। इस बात को बात बजट की कर रहे हैं आप, इन्वेस्टमेंट समिट की बात करें वो ठीक है, लेकिन हम बात बजट पे कर रहे हैं बेसिकली। नहीं, बजट में चिन्हित किया गया है कि अगले वर्ष यहाँ इन्वेस्टर समिट की जाएगी और उसका पूरा एक बजट में प्रावधान है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा में ही जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जो पत्रकारों से बातचीत की, उसमें इस बात को रेखांकित किया है। और पूरी तरीके से मैं कहना चाहूंगा आपको, अगर बजट को कांग्रेस पार्टी के नेता, कार्यकर्ता, वहाँ जो विधायक थे, गंभीरता के साथ लेते, सुनने का प्रयास करते, बजट के बिंदुओं पर चर्चा होती और उसके पश्चात चीजें आगे बढ़ती, तो शायद स्थिति कुछ और होती। लेकिन कांग्रेस ने ठीक है, मैं उस पर आता हूं, लेकिन शिवम मैं ये चाह रहा था कि बहुत सी बातें आ गई, इन्वेस्टमेंट की बातें आ गई कि जो किसानी है, किसानों को और खेती को कैसे उद्योगों से जोड़ा जाए, इंडस्ट्री से जोड़ा है, उसकी बात आ गई। मैं चाह रहा था कि जब आपकी सरकार, आपकी पार्टी की सरकार ने बजट पेश किया, तो मध्य प्रदेश की जनता को समझा दीजिए कि ये आपके लिए बेहतर है, इस हिसाब से कल्याणकारी बजट है। आप सीधे जनता से मुखातिब में बताइए, कैसे समझाएंगे ये उनके लिए फायदेमंद बजट? देखिए, मध्य प्रदेश की जनता सबसे पहले समझ ले कि आने वाले वक्त में 60,000 से ज्यादा भर्तियां करने की बात हो, जो महिलाओं के लिए एक पूरा बजट था उसमें 81% महिला बाल विकास के बजट में वृद्धि करने की बात हो, मध्य प्रदेश के युवाओं के बेहतर भविष्य के लिए यहाँ रोजगार के साथ ही साथ जो एक सेल्फ युवाओं को माध्यम से उनको स्वरोजगार के लिए प्रेरित करने की बात की जाती है, उस दिशा में कदम उठाने की बात हो, मध्य प्रदेश के नागरिकों के ऊपर कोई अतिरिक्त जो टैक्स का भार है वह न डालने का निर्णय हमारी सरकार के द्वारा लिया जाना हो, अथवा प्रदेश में अटल प्रगति पथ की बात हो, विंध्य एक्सप्रेस वे की बात हो, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे की बात हो, इस प्रकार से जो सड़कें 4 लेन है उनको 6 लेन तक ले जाने की बात हो, यह तमाम चीजें इस बजट में देखने को मिल रही है।
3 नए मेडिकल कॉलेजेस का प्रावधान हमने किया है मध्य प्रदेश में। दिग्विजय सिंह के शासनकाल में कुछ 5 मेडिकल कॉलेज हुआ करते थे, आज 3। तो इस बजट में अगर मध्य प्रदेश में मेडिकल कॉलेज की संख्या लगभग 50 के आसपास यानी अर्धशतक को पूर्ण करने की ओर अग्रसर है मध्य प्रदेश में। इसके साथ ही साथ अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आई थी, उसमें देखा गया था कि महिलाओं का जो ड्रॉप आउट रेशियो बच्चियों का वह विद्यालयों से पिछले वर्षों की तुलना में कुछ बढ़ गया था, तो उस पर भी गंभीरता के साथ बजट पे विचार किया गया है और स्वाभाविक तौर पर उसका कैसे निराकरण किया जाएगा इस दिशा में भी प्रयास किया गया है। केंद्र की सरकार से सहयोग लेकर के मध्य प्रदेश में किसानों को जो सम्मान निधि थी वह अनवरत जारी रखने की बात हो, तो बहुत सी बातें हैं जो देखने वाली हैं। आर्या सर से मैं समझ लेता हूं, क्योंकि आर्या सर देखिए शिवम बता रहे हैं कि इस बजट पे क्या क्या पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, इसको आप कैसे देख रहे हैं सर? उनको कितने नंबर दे रहे हैं? मैं तो पहले से कह रहा हूं कि स्किल डेवलपमेंट अगर होता तो इंडस्ट्रीज को छोटी मोटी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री पहले ही हो जाती, तो तब रिवेन्यू क्यों नहीं बढ़ पा रहा? अच्छा, जीएसटी का कितना कलेक्शन है? जीएसटी का कलेक्शन जो है मध्य प्रदेश का बिहार के बराबर आता है, क्योंकि आपके प्रोडक्ट्स आप बनाते नहीं हो, तो इसलिए आपका रिवेन्यू कहां से आएगा? आपको जितना रिवेन्यू सरकार से मिलेगा 42% के आसपास। तो आर्य सर मैं देख रहा हूं कि आपका खास फोकस है, आप चाह रहे हैं कि स्किल डेवलपमेंट पर अगर खास तौर पर ध्यान दिया जाए, ऐसे युवाओं को तैयार किया जाए जो इंडस्ट्रीज में लग सके, कारीगर हो सके, इंडस्ट्रीज में बहुत सी चीजों का हम निर्माण कर सके, तो बहुत सा फर्क आ जाएगा पूरी इकोनॉमी में मध्य प्रदेश। उसके लिए फिर भी एजुकेशन का जो स्टैंडर्ड है ना, वो काफी इंप्रूव करना पड़ेगा। वो बेस लेवल जो है यहाँ पर ड्रॉप आउट रेट आप तो सर अगर हम इस ओर जाएंगे तो मुझे लगता है कि बहुत लंबा समय लगेगा, एक बहुत बड़ा टेन्योर चाहिए इसको पूरी तरीके से रिवाइव करने के लिए। लेकिन शिवम आपकी बात पर जल्दी से जवाब देना चाहते हैं, शॉर्ट में जवाब दीजिएगा, फिर प्रदीप सर से मैं क्लोजिंग दूंगा। मैं छोटा सा एडिशन करूंगा। देखिए, जहां तक स्किल डेवलपमेंट की बात रही, अभी विधानसभा के चुनाव से तत्काल पहले हमारी ही सरकार एक कदम लेकर के आई थी, एक योजना लेकर के आई थी, सीखो कमाओ योजना, जिसके माध्यम से युवाओं को ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि सरकार को इस पर ध्यान नहीं है, उस पर काम किया जा रहा है, लेकिन वो भी अपना टाइम लेगी। ठीक है, मैं आ रहा हूं, मैं जल्दी से रविंद्र आप कुछ इस पर रिएक्ट करना चाह रहे हैं, शॉर्ट में ही कीजिएगा, बहुत जल्दी, समय नहीं। एक छोटी सी बात है हमारी, मैं ये पूछ रहा था कि हमारे नहीं सर पूछ नहीं सकेंगे, पूछ नहीं पाएंगे क्योंकि समय नहीं है। रविंद्र जी माफी के साथ प्रदीप सर कंक्लूडिंग, कुल मिलाकर के लिए बजट आपके हिसाब से बेहतर है और विपक्ष सवाल उठा रहा है तो उसमें उस सवाल की उतनी स्थिति नहीं है, बहुत शॉर्ट में सर। बिल्कुल, देखिए बेहतर प्रयास है सरकार का और बजट बेहतर है। ये जरूर है कि स्किल डेवलपमेंट के लिए सरकार को आगे और बेहतर करने की जरूरत है, जिससे जो नए लोग आए तो वो उसमें जज्बा हो और एक अच्छा बेहतर वो कर सके, कहीं भी जाके अच्छी इंडस्ट्री। और देखिए शिवम बता रहे हैं कि स्किल डेवलपमेंट हो या फिर शिक्षा में सुधार हो, इस पर भी ध्यान है, लेकिन इसमें जो समय लगेगा वो लगेगा। रविंद्र में माफी के साथ क्योंकि हम नया सवाल नहीं जोड़ सकते थे, इसलिए आपको रोक रहा हूं। आप सभी चर्चा में शामिल हुए और इसमें अपनी बात रखी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, औचाला बने रहेगा न्यूज स्टेट के साथ।